टैक्स बेस। टैक्स बेस का मतलब है हाउ मेनी एसेट्स इन द इकोनॉमी और हाउ मेनी टैक्स पेयर्स जिस पे हम टैक्स लगा सकते हैं, उसको कहते हैं टैक्स बेस। सो द ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी किसी भी इकोनॉमी की कितना होगा, जितना मेरे पास टैक्स बेस है। सपोज करो आई हैव 6 लाख कंपनीज और 6 करोड़ कंपनीज और आई हैव 5 लाख टैक्स पेयर्स और 50 लाख टैक्स पेयर्स। सो जितने ये टैक्स पेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय कितना मेरा टैक्स रेट है। सो वी नीड टू, बिकॉज इंडिया इज अ पुअर कंट्री, सो टैक्स रेट बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो आप, बिकॉज पर कैपिटा इनकम इज लेस। सो यू नीड टू फोकस अपॉन इंक्रीजिंग योर टैक्स बेस। मोर एंड मोर टाइप ऑफ टैक्सेस शुड बी लेवाइड सो दैट more and more people will come under the tax net. So it should not be like बस एक ही तरीके का टैक्स लगा दिया, मल्टीपल तरीके के टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, so that more and more people, the tax net can be increased and the tax base can be increased, so that the overall tax liability of the economy will be more. Then next आता है हमारा टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी क्या कहता है? टैक्स बायंसी कहता है देखो किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट होगा एंड जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मेरा टैक्स इंक्रीज होगा, बिकॉज व्हेन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग जीडीपी इज इंक्रीजिंग। मींस व्हाट? जीडीपी क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इट मींस मोर सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी, इट मींस मोर टैक्स टू द गवर्नमेंट। ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तभी तो सप्लाई इंक्रीज कर रहा है। अब टैक्स बायंसी क्या कहता है कि अगर मेरा इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट है 1% से, तो मेरा टैक्स कलेक्शन मोर देन 1% होना चाहिए, तभी वो मेरा टैक्स बायंट है, अदरवाइज द टैक्स इज नॉट बायंट। बिकॉज जो वेरी अर्ली स्टेज में जो लगता है ना, जिसको जैसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है अगर मैं लेस आइटम प्रोड्यूस कर रहा हूं तो पर आइटम कॉस्ट ज्यादा होगा। सो सपोज आई एम मेकिंग ओनली दीज 100 पेन, सो मे बी 1 पेन इज कॉस्टिंग मी 10 रुपीज कॉस्ट प्राइस, बट इफ आई एम मेकिंग 1000 पेन तो इसका कॉस्ट प्राइस कम आना चाहिए, because big machineries I can use, so per item cost will decrease. Same is, and when less cost will be there, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स ज्यादा होगा। सेम लॉजिक लगता है टैक्स बायंसी में, that if the GDP is increased by 1%, the tax rate should increase by more than 1%. अब मोर देन 1 में कितना भी हो सकता है, 1.1 होगा, 1.2 होगा, 2% होगा, कितना भी होगा। सच टैक्सेस आर नोन एज बायंट टैक्सेस एंड देयर आर फ्यू टैक्सेस जो कि नॉट बायंट होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स। द कंसेप्ट इज टैक्स बायंसी मींस इफ द इंक्रीज इन जीडीपी is 1%, if increase in tax rate is more than 1% tax collection, it is a buy-in tax, otherwise it is not a buy-in tax. So पहले जो होते थे ना excise and all these things वो non buy-in होते थे, because tax collection में you were giving a lot of exemptions government was giving, which was making the system complex. So GDP growth rate तो हो गया लेकिन more than 1% का tax collection नहीं हुआ। Next होता है tax elasticity। टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब है, जैसे हमने डिमांड एंड सप्लाई में इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, कि जैसे ही मैं टैक्स रेट चेंज करूं, याद रखना बायंसी में टैक्स रेट चेंज नहीं किया, इलास्टिसिटी में जैसे ही मैं टैक्स रेट चेंज कर रहा हूं उसका इंपैक्ट होना चाहिए टैक्स कलेक्शन में, वेरी फास्ट और वेरी लेस। उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि टैक्स इलास्टिसिटी है या फिर टैक्स इलास्टिसिटी नहीं है। पढ़ लो एक बार टैक्स बायंसी, टैक्स बेस पढ़ लो, टैक्स बायंसी पढ़ लो, टैक्स इलास्टिसिटी पढ़ लो।
अरे टैक्स बेस देखो अच्छा ये बताओ, हाउ यूनिवर्सल पीडीएस is different from targeted PDS, and how universal PDS will have less administrative cost in comparison to targeted PDS. बताओ, आई होप समझ गए। एक होता है इंक्लूसिव कॉस्ट या इंक्लूसिव एरर, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव एरर। मतलब आपने किसी को उसके बेनिफिट्स नहीं दिए तो आपने एक्सक्लूसिव एरर कर दिया, that you excluded that person out of the intended benefits। दूसरा होता है इंक्लूसिव एरर, मतलब वो बेनिफिशियरी नहीं है बट उसने पैसा दिया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की सर्टिफिकेट बना ली, सो वो हो गया ईडब्ल्यूएस वाला। वन एग्जांपल इज दैट, इसको कहते हैं इंक्लूसिव एरर। सो ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कब आ रहा है? जब आपको कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ रहा है। अगर आप यूनिवर्सल पीडीएस दे दोगे फिर काय का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही नहीं है। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले आओ, ताकि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज में इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कॉस्ट का कंसेप्ट आता है ना, और एरर्स का कंसेप्ट आता है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब हट जाएगा। एंड दिस इज द रीजन दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद द राइट्स बेस्ड अप्रोच। राइट्स बेस्ड में क्या करता है, आपको काम चाहिए आपको मिलेगा, आपको चाहिए आपको मिलेगा। अदरवाइज अर्लियर दिस वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन में एक बार मिस्टेक हो गया, किसी का येलो राशन कार्ड बन गया, उसको सारे बेनिफिट मिल रहे थे, सो इसीलिए द गवर्नमेंट हैज अबॉलिश्ड दैट कंसेप्ट एंड केम अप विद द राइट्स बेस्ड अप्रोच। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लो फिर चलते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ टैक्सेस पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ टैक्सेस पे। स्टेबिलिटी ऑफ द टैक्सेस मींस कि अगर इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इफ वी आर चेंजिंग बट स्टिल द टैक्स कलेक्शन और द रेवेन्यू कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट रिमेन सेम, उसको कहते हैं स्टेबिलिटी। नाउ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी। जैसे ये हमने पढ़ा है दैट इनकम हो गया, सेल्स टैक्स हो गया फॉर एग्जांपल, या प्रॉपर्टी टैक्स है, सो वो तो सेम ही रहेगा। कोविड आया तो वैल्यू कम थोड़ी हुई, सेम ही रही। बट अगर आप जीएसटी देख रहे हो तो वो कम हो गया। सो दैट इज व्हाट द स्टेबिलिटी ऑफ द टैक्सेस। नेक्स्ट आता है टैक्स टेररिज्म। टैक्स टेररिज्म मींस दैट एग्रेसिव टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं टैक्स टेररिज्म। सो इट इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म, इट शुड बी अवॉइडेड। सो वोडाफोन एंड हच वाला केस जो मैंने आपको होमवर्क दिया था 2011-12 में, इवन दो द सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट still they come up with retrospective amendment of the income tax act just to collect the taxes from the Vodafone. So this is known as tax terrorism, but it is having a lot of negative effects on the society. Next आता है tax expenditure। पहले इसको पढ़ लो, एक काम करो, फिर tax expenditure पे आता हूं।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन टैक्स एक्सपेंडिचर। ये टैक्स टेररिज्म में जो ड्रॉबैक्स है ना, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स और दिस कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एज वेल। उसमें जो लास्ट पॉइंट है ना, लोअर कॉन्फिडेंस, सेकंड लास्ट, लोअर कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, इसमें कहीं ब्रैकेट में लिख लेना दैट लॉस ऑफ एनिमल स्पिरिट ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ एनिमल स्पिरिट एंड बिजनेस। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेवेन्यू फॉरगॉन। सो सपोज करो द गवर्नमेंट इज गिविंग सम टैक्स रिलीफ टू स्टार्टअप, तो स्टार्टअप इंडिया में आपको बोलो ना 3 साल तक टैक्स नहीं देना है, यानी 3-7 ईयर्स तक टैक्स नहीं देना है, 10 ईयर्स तक टैक्स नहीं देना है, एसटीजी में आप सेटअप करते हो तो टैक्स नहीं देना है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम एटीसी तो आपको अप टू 1.5 लाख टैक्स नहीं देना है। सो वो आइडियली टैक्स लाइबिलिटी है, बट गवर्नमेंट इज गिविंग सम टारगेटेड इंसेंटिव्स सो एज टू प्रमोट समथिंग। जैसे आप 80C में जब आप देते हो ना, सो यू नो व्हाट द बेनिफिट द गवर्नमेंट इज गेटिंग, दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, अब 80C में कौन आता है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, द गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग योर सेविंग्स इज इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विल इंक्रीज। सो टारगेट है गवर्नमेंट का, दे हैव ए स्पेसिफाइड गोल व्हाई दे आर इंसेंटिवाइजिंग 80C और एनी अदर ऑप्शन। सो दिस इज व्हाट tax expenditure or revenue foregone is. So tax expenditure, we cannot say it is the sign of inefficiency of the government. No, tax up to certain extent inefficiency है, but to a larger extent it is the targeted intervention by the government to promote one particular sector. That is the tax expenditure. It is the amount of revenue foregone on account of tax exemptions or various concessions. This is the cause for divergence between the statutory tax rate and the effective tax rate. Suppose we have 5 crore companies in India. अब उस 5 crore में आपने एक बोल दिया कि the gross tax rate is 30%, बट उसमें आपने कुछ कुछ को एग्जाम्पशन दे दिया, स्टील इंडस्ट्री को दे दिया, सोलर पावर प्लांट बनाने वाली को दे दिया, स्टार्टअप्स को दे दिया, एमएसएमईज को दे दिया। सो ग्रॉस टैक्स रेट इज 30%, बट बिकॉज आपने एग्जाम्पशन दिया है, सो आपका नेट टैक्स रेट, द नेट टैक्स कलेक्शन will not be like that, it will be less. So tax expenditure or revenue foregone is the reason for the gap between statutory tax rate and the effective tax rate we have. Next is it is interpreted as a targeted incentive for the promotion of certain sectors, but of course it makes the taxation system complex because सबके लिए same rules नहीं लग रहे हैं, so which leads to more costly tax administration. पढ़ लो हैंडआउट से भी। इसकी वैल्यू चल रही है 5 to 6 लाख करोड़ के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। सो विद होल्डिंग टैक्स तो ठीक है, इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पेयर टू विद होल्ड द टैक्स। जैसे टीडीएस वीडीएस के मैंने एग्जांपल बताए थे ना, सो वो होते हैं विद होल्डिंग टैक्स, दैट व्हेन आई एम गिविंग यू द मनी, उसमें से मैं 10% टीडीएस या 7.5% टीडीएस अपने पास रखूंगा और वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना होता है। जिसे एम्प्लॉइज, आपको पता होगा टीडीएस आप सबका भी डिडक्ट होता होगा। नेक्स्ट आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। So this concept of taxation according to which income tax is based on the average income instead of the actual income. So आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपका 5 CR के आसपास में इस बार रेवेन्यू रहेगा,
या फिर 5 CR प्रॉफिट रहेगा, सो उसके हिसाब से आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, कि वो एक्चुअल नहीं है, बाय टेकिंग एन एवरेज द गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ द टैक्स। नेक्स्ट आता है अपना टैक्स इवेजन, अवॉइडेंस एंड द टैक्स प्लानिंग। पहले इसको पढ़ लो, फिर यहाँ टैक्स एक्सपेंडिचर के कुछ फैक्ट्स हैं दैट वी हैव approximately 5% of our GDP was our tax expenditure in 2013, and this is the tax expenditure with respect to the total tax revenue, कि कितना हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से कितना हमारा फॉरगो हो जा रहा है। This was much more in 2013, approximately 30% था, अब डिक्रीज हो गया है, अब 5 to 6 लाख करोड़ के आसपास में इज आवर टोटल टैक्स एक्सपेंडिचर। सो परसेंटेज ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट सेम है 30% के आसपास में, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज रिड्यूस्ड। प्रिजम्पटिव टैक्स यूजली बेटा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट के लिए होता है। मतलब विद इन द फाइनेंशियल ईयर आप प्रिजम्पटिव टैक्स लेके आते हो और फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रिजम्पटिव टैक्स नहीं लेके आते हो। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा मिल रहा है सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट ना, अदरवाइज गवर्नमेंट वेट थोड़ी करेगा पूरे साल का। आप टैक्स फाइल ITR कब फाइल करते हो? एट द एंड ऑफ द ईयर, और तब तक गवर्नमेंट को चलाना है ना अपना एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका खर्चा कहां से आएगा? वो एडवांस टैक्स से आता है, एंड एडवांस टैक्स का प्रिंसिपल प्रिजम्पटिव टैक्स है। वरना वही बना ना लगान जो लगता था आपका, सो दैट वाज नॉट बेस्ड अपॉन द एक्चुअल प्रोडक्शन, उस पे नहीं लगाते थे ब्रिटिशर्स, वो एवरेज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लगाते थे उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। देयर आर 3 कंफ्यूजिंग टर्म्स लाइक व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस एंड व्हाट इज टैक्स इवेजन। तो देखो टैक्स प्लानिंग तो यू आर प्लानिंग समथिंग, तो इसका मतलब वो इलीगल तो नहीं होगा, एंड विच इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ ऑल्सो। सो टैक्स प्लानिंग इज सबसे सेफ। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। नाउ यू कैन अवॉइड समबडी, बट वो फिर मॉरल ग्राउंड्स के अगेंस्ट में चला जाता है ना, जैसे वो आप मिलते हो किसी से और फिर दाएं बाएं देख के चले गए। सो लीगल तो वो है, बट वो इंटेंशन के अगेंस्ट में चला जाता है। और फिर आता है टैक्स इवेजन, वो तो इलीगल ही हो जाता है। सो द टैक्स प्लानिंग इज where the payment of tax is avoided by making use of legitimate deductions
and exemptions provided explicitly by the government. So यहाँ के लिए गवर्नमेंट ने वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के टाइम पे भी मस्ट हैव डिस्कस की वो लेके आया था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये था कि दे स्टार्टेड मिसयूजिंग इट, तो गवर्नमेंट टैक्स अवॉइडेंस लेवल पे पहुंचा। टैक्स अवॉइडेंस में लीगल है बट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ इटसेल्फ, जैसे वी मस्ट हैव डिस्कस दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? इंडिया का पैसा है, पहले बाहर चला जाएगा मॉरिशियस और फिर मॉरिशियस से इंडिया में इन्वेस्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज मॉरिशियस एंड इंडिया हैव साइंड अ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कि अगर आप मॉरिशियस में टैक्स पे कर रहे हो तो यहां नहीं करना। अब मॉरिशियस में टैक्स है 20%, इंडिया में है 30%, तो वो बच गया। सो डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ, लीगल तो वो है। एंड थर्ड आता है अपना टैक्स इवेजन, विच इज through illegal means or through the fraud. So this becomes the first difference tax planning, avoidance and the evasion is. So evasion is legally wrong, it is morally wrong, it is both morally and legally correct. Next आता है हमारा tax evasion is carried out after the tax obligation has arisen. मतलब अब हो गया है, अब उसके बाद में टैक्स में कैसे बचाऊं, तो क्या करूंगा मैं? अपने रिकॉर्ड्स चेंज करूंगा एटसेट्रा एंड ऑल। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? इट इज बिफोर द टैक्स ऑब्लिगेशन हैज अराइजन एंड टैक्स प्लानिंग इज ऑल्सो बिफोर। सो मैंने नेक्स्ट ईयर का प्लान अभी से कर लिया कि यार मैं इतना इतना पैसा यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा, यहाँ यहाँ से मुझे टैक्स बच जाएगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द मैकेनिज्म टूल्स फॉर टैक्स इवेजन इज, सो कंसीलमेंट ऑफ इनकम, मैंने पैसा छुपा लिया, मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। सो इट इज इन न्यूज ना कि रिसेंटली देयर हैज बीन लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉल्स क्लेम चल रहे हैं। सो वो सब हमारा आएगा टैक्स इवेजन में। टैक्स अवॉइडेंस में क्या आएगा? सपोज यू वांट टू परचेज समथिंग फॉर योर होम कंजम्पशन, लेकिन आपने कंपनी के बिल में चार्ज कर दिया, तो लीगल तो वो है बट अवॉइडेंस है, इंटेंशन ऑफ द लॉ को आप चेंज कर रहे हो। टैक्स प्लानिंग क्या होगा? दैट यू नीड समथिंग फॉर द कंपनी ओनली, बट वो नेक्स्ट ईयर चाहिए आपको, लेकिन इस साल आपका टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? इसी साल में उसको परचेज कर लोगे, सो दैट दिस विल कम अंडर योर एक्सपेंडिचर एंड देन यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस। सो वो हो गया टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस में मतलब सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको एक ये डिजिटल बोर्ड चाहिए घर के लिए, तो आपने क्या किया? ऑफिस एक्सपेंडिचर में ले लिया, तो ऑफिस में आपको जीएसटी मिल गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, सो ऑफिस का आपका टैक्स लाइबिलिटी कम हो गया, वो हो गया अवॉइडेंस। लीगल है बट डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ। प्लानिंग में क्या होगा? दैट यू नीड अ डिजिटल बोर्ड फॉर द कंपनी बट फॉर नेक्स्ट ईयर, बट आपने इसी साल परचेस कर लिया बिकॉज इस साल आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही थी। सो टैक्स अवॉइडेंस एग्जांपल इज राउंड ट्रिपिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रीटी शॉपिंग। ये सब अभी बताऊंगा कि ट्रीटी शॉपिंग मतलब किसी और की क्या है वो दीवानी, पता नहीं शादी में जो भी कुछ है वो आवारा। सो यूके की कोई कंपनी है, एग्रीमेंट है मॉरिशियस और इंडिया में, सो यूके का बंदा कंपनी उठ के मॉरिशियस के अंदर एक अपना है कंपनी सेटअप करेगा, वहां रजिस्टर करेगा, सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ मॉरिशियस एंड इंडियाज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसको कहते हैं अपन ट्रीटी शॉपिंग। यू कैन कोरिलेट इट टू योर विंडो शॉपिंग। नेक्स्ट आता है टैक्स प्लानिंग। मेथड क्या है? availing section 80C by investing in the tax saving instruments, PPF, mutual fund etc and all। इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपन चलेंगे गार पे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाँ ये सब तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं तुम लोगों को। अच्छा मैं पूछता हूं कितने टेस्ट हो गए और कौन सा लास्ट टेस्ट नंबर दिया था, वो सब तो जवाब नहीं देना है, बिगड़े हुए बच्चे हो एक नंबर के। इज एवरेज इनकम इज ऑल्सो असेस्ड बाय द गवर्नमेंट। तू रहने दे बेटा, तू अभी ना तेरा टीनेज चल रहा है। बताया क्या कभी इंडिया में टीनेज कब तक चलता है? इंडिया में टीनेज चलता है 27-28 साल तक, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली जब तक शादी नहीं हो टीनेज ही है। ये टीनेज का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज का है, दैट व्हेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स, तब तक उसको टीनेजर बोलते हैं। अब यहाँ तो एक्सटेंडेड है, अब तूने तो मास्टर करके बैठा है, अभी तक आज तक तू डिपेंडेंट है,
क्या करेगा जान के कि एवरेज इनकम गवर्नमेंट लेता है नहीं लेता, तू जाने दे। इतने इतने नालायक बच्चे हो, अभी तक भी नहीं बताया कि कौन से नंबर टेस्ट का डिस्कशन हो गया। बेटा बता दो यार। इन्फ्लेशन, वाह। देखो मेरी ना कॉमन सेंस आजकल चल नहीं रही है। मुझे ऐसा लगता था कि टेस्ट का नंबर जब मैं पूछ रहा हूं तो वो न्यूमेरिक होगा। मतलब टुडे आई रियलाइज कि अच्छा न्यूमेरिक नहीं होता है। व्हेन आई एम आस्किंग नंबर इट मींस इन्फ्लेशन वाज लास्ट। अच्छा अच्छा, थैंक यू फॉर इंप्रूविंग माय नॉलेज। एक बच्ची तो रिप्लाई कर रही है, वो भी बंद कर देगी थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ो, लेट मी नो वंस यू आर डन। जोक्स अपार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, GAAR। सो क्या हो रहा था कि this I think we discussed that if you need to invest in NSE or BSE, there are two mechanisms. First one is you can directly invest through opening a demat account. So you can open a dematerialized account with ICICI, Share Khan, बहुत सारे हैं, and then you can start the investment. The second one is if you don't have the knowledge or you don't have the time, then you will outsource your investment to a specialized agency known as mutual fund, and they will invest on your behalf. और यहीं पे mutual fund, ETF सब इसी में डाल देना. This is when you are talking about within India. Now suppose करो outside India वाले लोग, now the share market is giving you a lot of returns, so maybe outside Indians want to invest in India. So वो क्या करेगा? There are 2-3 mechanisms. एक तो होता है foreign institutional investor, FII इसके थ्रू आता है. FII is an institution like mutual fund based in some other country. So वो भी एक कंट्री में कोई एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होगा. So ABC यहाँ के लोग उसको पैसे देंगे. And the second one is the NRIs. Can NRIs directly, and the third is a qualified foreign investor. उसको इसी में मर्ज कर दिया आप. So FATF countries के जो member हैं उनको अपन individuals can also invest. Just like A can individually invest, NRIs can invest directly in NSE or BSE. कोई problem नहीं है. QFI is qualified foreign investor, now merge with the FII क्या, तो इसको हम हटा भी सकते हैं. And then we have FIIs like. A problem ये है कि जब when this B and C and D are investing, can they directly invest? No. They have to invest through FIIs. So what these FIIs were giving in return, कुछ तो piece of paper देगा ना कि that you give me this. देखो एक तो when B, C, D are not allowed directly to invest in NSE or BSE, it means this FII is creating a derivative security. तो FII क्या करेगा? यहां से उसने इन्फोसिस के 100 शेयर परचेज कर लिए और उन 100 शेयर्स की वो डेरिवेटिव सिक्योरिटी बनाएगा एक, और वो BCD के बीच में सेल कर देगा. जैसे म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड विल परचेज शेयर्स ऑफ इन्फोसिस एंड ऑल दिस कंपनीज. उसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव सिक्योरिटी बनाता है जिसको कहते हैं हम नेट एसेट वैल्यू, NAV एटसेट्रा एंड ऑल. सो सिमिलरली दिस FII विल डू. The problem here is what these FIIs are giving in return is known as P notes. इसको याद रखना, इसको कहते हैं हम participatory notes. Now the holders of participatory note are BCD. पहले before this GAR came, the problem was Indian share market, that is NSE, BSE, SEBI had no idea or who these investors are, B, C, D, E, F, G, H.
बिकॉज इनका केवाईसी मैंडेटरी नहीं था, सिर्फ एफआईआई का केवाईसी मैंडेटरी था। एफआईआई किससे पैसा ले रहा है वो मैंडेटरी नहीं था। फिर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आया एटसेट्रा, और उसने बोला कि पी नोट होल्डर का केवाईसी भी मैंडेटरी करोगे, अदरवाइज तो ब्लैक मनी इन्वेस्ट होता रहेगा ना। नाउ दीज एफआईआईज कैन बी हैंड इन ग्लोव विद सम ब्लैक मनी मार्केटर्स, सो इन्वेस्ट कर सकता है। सो ये जीएआर इसलिए लेके आए थे, और एक प्रोविजन जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल का ये था जो शायद हैंडआउट्स में नहीं लिखा है, याद कर लेना। GAR is anti-tax avoidance law for checking the aggressive tax planning, and especially Vodafone case and all के केस में आया था, because what Vodafone literally did was, देखो लीगली करेक्ट हो सकता है बट मॉरली रॉन्ग था, कि वोडाफोन ने इतने 11,400 करोड़ का टैक्स ना इंडिया में दिया ना मॉरिशस में दिया, बिकॉज मॉरिशस में कैपिटल गेन टैक्स था नहीं, और उसने इंडिया में बोला कि अगर मैं वहां दे रहा हूं तो यहां नहीं दूंगा, तो उसने वहां रिटर्न फाइल कर दिए विद 0 रुपीज और बोला इंडिया में नहीं देंगे। सो दैट वाज लीगली करेक्ट बट मॉरली रॉन्ग, दैट वाज द केस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। एनीवेज दिस इज जीएआर, जहां हम एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करते हैं। सो जीएआर में प्रोविजन है दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी ट्रांजैक्शन। अकॉर्डिंग टू जीएआर ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर डन to decrease your tax liability. So this is what GAR is there. Next आता है tax shelter. Tax shelter होता है कि कोई भी tax के tools through which I can decrease my liability. So it is a vehicle used by individuals or organizations to minimize or decrease their taxable income. जैसे अगर आपने म्युनिसिपल बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, आपने बिग एफडीज में पैसा लगा दिया जो आपको टैक्स बेनिफिट्स देती हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द टैक्स शेल्टर। पढ़ लो इसको दोनों को, फिर आगे चलेंगे। टैक्स हॉलिडे क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नेक्स्ट 3 साल तक आपको टैक्स नहीं देना है, स्टार्टअप इंडिया में इतने दिन नहीं देना है, एससीजी में इतने दिन नहीं देना है, सबको अपन टैक्स हॉलिडेज बोलते हैं। पर्पस क्या रहता है? पर्पस सेम ही है, इंसेंटिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर सेक्टर। ट्रांसफर प्राइसिंग आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखा तू होता नहीं है तो पानी नहीं पिलाता मुझे गरम। थैंक्स यार। पढ़ लो टिल ट्रांसफर प्राइसिंग, और यू कैन रीड टिल DTAA 21 तक पढ़ लो भाई, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। थैंक यू। टेस्ट 9 ठीक है समझ गया यार। अब ऐसा थोड़ी होगा कि तू 2-3 बार बताएगा तो पुराने वाला कंपनसेट हो जाएगा। एनीवेज थैंक्स यार। चलो जल्दी से पढ़ो। नहीं, सनसेट क्लॉज तो ये होता है कि जितने भी सनसेट क्लॉज कैन बी यूज नॉट ओनली फॉर टैक्सेशन पर्पस। सनसेट का मतलब है कि सपोज कोई लेजिस्लेशन है और ये लेजिस्लेशन की आपने लास्ट डेट डाल दी, बस एक्सपायरी डेट आप बोल दो, उसको कहते हैं सनसेट क्लॉज। कि दिस सपोज यू आर गिविंग रिजर्वेशन, सो रिजर्वेशन 10 साल तक मिलेगा आपको, उसके बाद बंद हो जाएगा, तो वो सनसेट क्लॉज आ गया। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गिविंग सम बेनिफिट टू स्टार्टअप, तो उसने दे दिया, एमएसएमई के लिए आपने दे दिया, सो उस सबको बोलते हैं अपन सनसेट क्लॉज इज अ ब्रॉडर टर्म। उसके अंदर एक कंपोनेंट आता है बस विच इज ओनली रिलेटेड टू टैक्सेशन, तो उसको हम टैक्स हॉलिडे बोल देंगे।
So tax holiday is only for the tax related thing. Sunset clause is a very broader term, can be used anywhere. जैसे घर वालों ने दिया होगा ना सनसेट क्लॉज कि 2 साल तक सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, और फिर नहीं हुआ तो फिर अपना अपना देख लो, वो सनसेट क्लॉज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं राउंड ट्रिपिंग. राउंड ट्रिपिंग एज आई एक्सप्लेन यू, पहले हमारा पैसा होगा बाहर जाएगा फिर वहां से अंदर आ जाएगा, दैट इज नोन एज द राउंड ट्रिपिंग. ट्रीटी शॉपिंग, एक थर्ड पार्टी का रेसिडेंट है, मॉरिशस में कंपनी सेटअप कर रहा है सो दैट कैन गेट द बेनिफिट, बिकॉज इंडिया और यूके में अपना डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए यूके बेस्ड सिटीजन सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इन मॉरिशस सो दैट कैन गेट बेनिफिट इज नोन एज द ट्रीटी शॉपिंग. ऑफशोर कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज है मतलब किसी फॉरेन टेरिटरी में सेटअप कर लिया आपने. सो क्यों सेटअप करोगे? बिकॉज टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, वहां से पैसा इंडिया में लाओगे तो एफडीआई के बेनिफिट्स मिलेंगे एटसेट्रा एंड ऑल. सो दीज कंपनीज आर नोन एज द ऑफशोर कंपनीज. ऑफशोर कंपनीज इज नॉट ए नेगेटिव टर्मिनोलॉजी, ठीक है. देन वी हैव ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स. क्या कहते हैं कि अगर रेसिडेंट कंपनी है, रेसिडेंट कंपनी का मतलब होता है 182 डेज वाला. सो रेसिडेंट कंपनी ने अगर बिजनेस इंडिया में किया है या बाहर किया है, सब टैक्स उसको इंडिया में देना है. नॉन रेसिडेंट कंपनी है मतलब ऑफशोर कंपनी है, तो अगर 182 डेज वो इंडिया में रहा तो फिर इसको इंडिया में देना है, बाहर रहा तो बाहर देना है, या इंडिया में जितने टाइम का उसने बिजनेस कमाया वो इंडिया में देना है. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट को हम ऑफशोर कंपनी कहते हैं. नेक्स्ट आता है अपना टैक्स हेवंस. टैक्स हेवंस, दीज आर सम कंट्रीज गिविंग सम फेवरेबल टैक्स बेनिफिट्स, जैसे कि कम टैक्स रेट लगा दिया, कुछ बैंकिंग सीक्रेट्स रख लिए, नॉट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द अदर गवर्नमेंट एटसेट्रा. सो ऑल दीज कंट्रीज आर रिगार्डेड एज द टैक्स हेवंस. नेक्स्ट आता है अपना शेल कंपनीज. शेल कंपनीज का मतलब है दीज कंपनीज विल नॉट हैव मैनी मेजर एसेट्स. एसेट्स नहीं है उनके पास, बट याद रखना शेल कंपनीज आर नॉट नेसेसरली इलीगल. हो सकता है शेल कंपनीज का बिजनेस लीगल हो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डोंट हैव एनी एसेट्स, खुद का लैंड नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग इज देयर, but still I am doing some business. So this means shell companies never means कि all the shell companies are illegal. Shell companies can be legals and they can be used, but sometimes they can be used illegitimately, such as disguised business ownership. So काम मैं कर रहा हूँ एंड आपने किसी ड्राइवर के नाम पे कंपनी ओपन कर दी एटसेट्रा एंड ऑल. सो वो सब अलग केसेस आता है. बट या शेल कंपनीज नॉट मीन्स कि वो हमेशा इलीगल होंगे. एंड ऑफशोर शेल कंपनीज मीन्स आउटसाइड इंडिया में आपने शेल कंपनीज ओपन किए हैं. सो इधर यू डोंट हैव द सिग्निफिकेंट एसेट्स और विदाउट एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस. सो यहां तक पढ़ लो आप 27 तक, फिर आगे चलेंगे.
ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज बीइंग यूज्ड again to identify whether the company will be regarded as a resident company or a non-resident company. So होता क्या है that these are big companies. For example, Google है, और suppose करो Google is earning a lot of revenue through the Google ads, but if they don't have any major business physical office in India, so क्या गूगल को इंडिया में टैक्स देना होगा नहीं देना होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जिसको कहते हैं अपन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. अगर रेवेन्यू इंडिया में कमा रहा है, मेजर डिसीजंस इंडिया में ले रहा है, या हेडक्वार्टर्स इंडिया में है एटसेट्रा एंड ऑल, उसके बेसिस पे द इंडियन गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर इट शुड बी रिगार्डेड एज ए रेसिडेंट स्टेटस और ए नॉन रेसिडेंट स्टेटस. What you need to focus upon is that place of effective management is defined in the Income Tax Act. इसको अंडरलाइन कर लेना. इसमें नीचे लिखा है थर्ड पॉइंट, while the non-resident foreign company is generally taxed only on its Indian sourced income, a resident foreign company is taxed for its global income, that is more tax revenue for the government. And the concept of place of effective management is recognized by OECD and the various international treaties. Next आता है हमारा base erosion and profit sharing. ये वही है जो टैक्स से ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है, इसको खुद से पढ़ लो. ऑल्सो द इंपैक्ट ऑफ बीपीएस, अच्छे से पढ़ना इसको, कैन बी आस्क्ड इन मेंस. इतनी ब्राइट लाइट है स्टूडियो में कि वापस से हेडेक शुरू हो जाता है. कम कर देते हैं इसको, अब ठीक है. सॉरी फॉर दिस. Yeah, Panama paper scandal was about this offshore wala thing only. How many offshore shell companies which Big Boss and others they have created.
Okay, finish. Good. So all this we discussed, fiscal drag and all these things. ठीक है. Coming back to the fiscal capacity. Fiscal capacity means both the revenue. Fiscal बोला consolidated fund of India. Sorry for this. This video camera is looking black now, but I'm feeling more comfortable with less bright light. So fiscal capacity means when we have both the spending power of the government also as well as the tax collection power of the government also is good. This is in terms of both. That is when you are talking about how much tax to GDP ratio that we have or how much expenditure to GDP ratio have. So fiscal capacity may it not only includes the taxation part, it also includes the expenditure part as well. So if you will see, our tax to GDP ratio is India का general government का है 16% और हमारा expenditure to GDP ratio है 26%. In comparison to the world and other advanced economy, it is less. But in comparison to the neighboring countries, the reason अगर हम देखें ये South East Asia and all करके, so expenditure to GDP ratio हमारा ठीक है. 26, 27, majority of these countries are also in the range of 25 to 30% के आसपास में. Next आता है crowding out effect. So this I think we discussed multiple times कि crowding out का मतलब है when the government will borrow. This is the total amount of funds available. अगर गवर्नमेंट बोरो कर लेगा, पहले इतना बोरो कर रहा था, अब एक्स्ट्रा इतना और बोरो कर लेगा, सो इट मींस द प्राइवेट सेक्टर विल हैव लेस रेवेन्यूज विच विल बी अवेलेबल टू देम. उसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट. स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है ये गवर्नमेंट को, दैट द गवर्नमेंट इज बोरोइंग, डूइंग द स्पेंडिंग, बट व्हेन द प्राइवेट सेक्टर विल हैव लेस मनी, so ultimately they will give less expansion, less new hiring, less income to the individuals, purchasing power finally of the economy will decrease. So the government should know when they have to stop. So government is required, but after a certain period of time it should come back. उसको तब तक अपन कहते हैं crowd-in effect. That is initial government ने दे दिया and then the private sector started investing. So this is crowding out effect and the crowd-in effect we have. Next आता है हमारा pump priming. Pump priming का मतलब है push देना एक government को. कब? जब recession आता है. From recession to the self-sustaining growth. जैसे जब नॉर्मल पीरियड चलता है तो सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ चलता है ना हमारा, दैट हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन के बेसिस पे कंजम्पशन इंक्रीज होता है, फिर डिमांड इंक्रीज होता है, कंपनीज एक्स्ट्रा हायरिंग करते हैं, फिर सप्लाई इंक्रीज होता है एटसेट्रा. दैट इज द सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ. सो फ्रॉम रिसेशन टू सेल्फ सस्टेनिंग के बीच में यू रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली आफ्टर केन्स थ्योरी इन 1930. दैट एनर्जेटिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, टारगेटेड इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. जैसे आफ्टर 2008 गवर्नमेंट एमजी नरेगा लाया, चाइना ने अपना कुछ किया, यूएसए ने अपना कुछ किया एटसेट्रा. सो दैट इज नोन एज द पंप प्राइमिंग. अब पंप प्राइमिंग में आप दो तीन चीजें कर सकते हो, या तो फिस्कल स्टिमुलस दे दो, कंपनीज को पैसा दे दो, सब्सिडीज दे दो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे दो, या फिर आप टैक्स के लाइबिलिटीज डिक्रीज कर दो. सो अगर 30% टैक्स रेट है तो आपको 22% कर दो, इज द एग्जांपल ऑफ पंप प्राइमिंग. एंड इंक्रीजिंग आउटले ऑफ एमजी नरेगा इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ पंप प्राइमिंग. सो ये हो गया अपना पंप प्राइमिंग. नेक्स्ट आता है अपना फिस्कल न्यूट्रलिटी. फिस्कल न्यूट्रलिटी का मतलब है फिस्कल पे इंपैक्ट न्यूट्रल हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ द स्पेंडिंग ऑल्सो. उसको कहते हैं अपन फिस्कल न्यूट्रलिटी. एनी स्टेप और प्रिंसिपल और पॉलिसी दैट विल हैव सेम इफेक्ट बिफोर ऑल्सो एंड आफ्टर ऑल्सो इज रिगार्डेड एज द फिस्कल न्यूट्रलिटी. नेक्स्ट होता है फिस्कल मार्क्समैनशिप. फिस्कल मार्क्समैनशिप का मतलब है अर्जुन का निशाना, कि अगर आपका टारगेट है 3% इज योर टारगेट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, तो अगर वी नो बजट क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का होता है. सो इफ इन नेक्स्ट ईयर यू हैव अचीव्ड 3% ऑफ एफडी, इट मींस यू हैव गुड फिस्कल मार्क्समैनशिप. इफ यू हैव अचीव्ड 3.5% is also bad, and if you have achieved 2.5% is also bad.
So fiscal marksmanship means whatever targets which you gave, whether the government was able to achieve those targets or not. तो इसको पढ़ लेते हैं अपन. And the last is the financial repression जो अपन ने इन्फ्लेशन में पढ़ लिया है. Let me know once you are done. प्रिवेंट नहीं करना है क्राउडिंग आउट को. शॉर्टर टर्म के लिए हमें फिस्कल स्टिमुलस देना है और उसके बाद हटा लेना है. इट मीन्स देर इज अ राइट बैलेंस बिटवीन क्राउड इन एंड क्राउड आउट. सो लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन. या आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज ऑल अबाउट पंप प्राइमिंग. देखो रियलिटी में क्या करेगा या क्या नहीं वो तो पता नहीं, बट या द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज ऑल अबाउट पंप प्राइमिंग. इतना ही करेंगे बस आज यार अभी. बाकी नेक्स्ट क्लास में आई थिंक बीच बीच में मेरी क्लासेस में करा के 2 मेजर पार्ट रह गए हैं अपना, जो अभी मेरे को अर्जेंट में कराना था, विच आई वाज नॉट एबल टू टेक दिस वीक, वाज कंप्लीशन ऑफ दिस. इसके लिए मुझे 1 क्लास और चाहिए एंड द सेकंड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. उसके लिए मुझे 2 क्लास चाहिए. तो मेरे को 3 क्लास में आपकी कभी एक्स्ट्रा कर दूंगा, नहीं तो आपके पोर्टल पे डाल दूंगा. अगर आई आस्क मतलब वो एडवांस में कभी हो पाएगा या नहीं, यू विल गेट अ मैसेज कितने बजे क्लास है. ज्वाइन कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में देख लेना. सो दिस आई विल ट्राई टू फिनिश बिफोर 20th से पहले वो 3. बाकी जो हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ऑल वो सब मार्च में मेरी क्लासेस शेड्यूल होंगी आई थिंक फ्रॉम 8th of March. सो 8th March वाला वीक मैंने अपने लिए रखा है. और इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो अपन आईने में कर लेंगे, वो वहां से आपको मिल जाएगा. ठीक है बच्चा लोग, तो फिर मिलते हैं आपसे.